नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश की सियासत में आज 50 मिनट का एक थ्रिलिंग मैच खेला गया। मोदी के 25 मिनट वर्सेस राहुल के 25 मिनट वाले इस मैच में कौन विनर हुआ? संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार कैमरे के सामने बोलने आए। आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल बार बार कुछ शब्दों को ही रिपीट करते दिखे। ये शब्द थे मोदी, अडानी, लोकतंत्र, डर। हर 5 सेकंड में राहुल की जुबान से यही शब्द निकले। राहुल का काउंटर बीजेपी ने किया और राहुल के एक एक झूठ पर करारा हमला बोला। शाम होते होते राहुल ने वही बातें सोशल मीडिया पर दोहरानी शुरू कर दी। अब से बस कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने बैक टू बैक 2 ट्वीट्स किए। दोनों ही ट्वीट्स में मोदी पर जबरदस्त हमला किया और खुद को सबसे बड़ा फाइटर डिक्लेयर कर दिया। तो क्या अब राहुल पूरी तरह मोदी से फाइट करने के मूड में आ गए हैं? और क्या मोदी ने भी काउंटर अटैक का नेक्स्ट प्लान रेडी कर लिया है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। अब नेक टू नेक की फाइट है। 24 के लिए राहुल वर्सेस मोदी की तगड़ी फाइट है। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, डर गए, घबरा गए। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं, अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी तेरा कमल खिलेगा। दोनों तरफ से जबरदस्त फील्डिंग हुई है। इधर राहुल घेरो मोर्चा, उधर मोदी घेरो मोर्चा, दोनों तरफ बढ़ चुका है। नेक्स्ट राउंड ऑफ बैटल का पर्चा। द प्राइम मिनिस्टर इज स्कैर्ड ऑफ माय नेक्स्ट स्पीच। तो अब क्या बोलते हैं? मेरे अगले भाषण से मोदी जी डर जाएंगे। मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। 50 मिनट नोट कर लीजिए। शनिवार को मोदी वर्सेस राहुल की यह लड़ाई पूरे 50 मिनट चली। 25 मिनट कांग्रेस की, 25 मिनट बीजेपी की। लेकिन इन 50 मिनट में किसका विकेट हिला, कौन हिट विकेट हुआ? नेक्स्ट राउंड की फाइट के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की स्ट्रेटजी क्लियर है। कांग्रेस देश भर में अडानी वाला टेप बजाएगी और बीजेपी राहुल द्वारा किए गए ओबीसी समुदाय के अपमान की कथा देश के कोने कोने में फैलाएगी। कौन क्या कैसे करेगा, फुल डिटेल आगे देंगे। शनिवार सुबह से ही माहौल बनने लगा। पोस्टर छपे, टाइमिंग दी गई, कहा गया 1 बजे राहुल आने वाले हैं, बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। इसके बाद पहला मैसेज आया, राहुल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। दूसरा मैसेज आया, बस कुछ देर का इंतजार, राहुल पहुंच ही गए। यानी मिनट टू मिनट की डिटेल दी जा रही थी। फिर राहुल ने खुद ट्वीट करके बताया, स्पेशल ब्रीफिंग वाला टेक्स्ट चिपकाया। प्रियंका ने भी मोर्चा संभाला, राहुल का लाइव वीडियो शेयर कर डाला। राहुल सॉलिड फील्डिंग सेट करके आए थे, साथ में प्रियंका को लाए थे। गहलोत बघेल को अगल बगल बिठाया था। सिंघवी जी थे, जयराम रमेश भी थे। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल ने जब पहली बार कैमरे पर बोलना शुरू किया तो लाइन क्लियर कर दी कि अब की बार वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और मोदी पर अटैक करने के लिए हर 5 सेकंड में अडानी का नाम ही फिट करेंगे। उनका देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। कारण आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech.
He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in parliament. मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की, और हम सब मिलके काम करेंगे. ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को. ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है. ये आप बात समझिए. ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए. इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया. ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है. राहुल का इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर पहले से स्क्रिप्ट रेडी किए बैठा इकोसिस्टम प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेंड कराने लगा. हैशटैग गांधी परिवार टॉक ऑफ द टाउन बन गया. नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता. राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द बोलते और चंद सेकंड के भीतर राहुल के वही शब्द ट्विटर पर घूमने लगते. राहुल की संसद की सदस्यता चली गई, कोर्ट के एक फैसले की वजह से गई, लेकिन निशाना मोदी को बनाया गया. मोदी को ही कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया. 14 और 19 में देश के लोगों का समर्थन खो चुकी कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया? कांग्रेस ने राहुल को विक्टिम बताने के लिए इंटरनेशनल अखबारों के पन्ने दिखाए. राहुल को लेकर कहां क्या कहा गया, किसने क्या छापा, ये फैलाया गया और ऊपर वेल डन मोदी वाला नैरेटिव बनाया गया. शुक्रवार रात से लेकर शनिवार दिन भर सोशल मीडिया पर यह फील्डिंग चलती रही. वेल डन राहुल वाला नैरेटिव बनाया गया. मोदी के नाम को तोड़ मरोड़ कर आपत्तिजनक व्याख्या की गई. यह पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा ही था, क्योंकि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो ये ट्वीट किया, राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्दशः यही कहा. हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं. मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से. और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है. मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा. किसी चीज से नहीं डरता हूं. यह सच्चाई है. राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है. गांधी किसी से माफी नहीं मांगता. जिस वक्त राहुल ये सब बोल रहे थे, देख लीजिए सामने की तरफ ऑडियंस में कौन कौन थे. प्रियंका, सुप्रिया श्रीने, पवन खेड़ा और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास. ये सब प्री स्क्रिप्टेड था. तभी तो राहुल जो बोल रहे थे, सुप्रिया श्रीने और पवन खेड़ा उसी वक्त मोबाइल में बिजी थे. हो ना हो नॉन स्टॉप ट्वीट कर रहे थे. 24 घंटे पहले तक कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल की तस्वीर के साथ डरो मत वाली प्रोफाइल पिक लगाए बैठा था. तो 24 घंटे बाद शनिवार को सबकी प्रोफाइल पिक बदल गई और दिखी ये तस्वीर जिसमें लिखा था ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. यानी राहुल के समर्थकों ने सबसे जबरदस्त फील्डिंग सोशल मीडिया पर ही लगाई थी. राहुल की पीसी के दौरान कौन सी फोटो ट्रेंड कराई जाएगी, कितने कैमरों को एक साथ दिखाया जाएगा, राहुल के बोलते ही उनके किस बयान का पोस्टर वायरल कराया जाएगा, सब पहले से तय था. जैसे को तैसा वाला टेक्स्ट फिट करके हिंसा फैलाने तक की बात कही गई. राजस्थान यूथ कांग्रेस का ये ट्वीट गौर से पढ़िए. और अब ये तस्वीर देखिए. दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को आग के हवाले कर दिया. सिर्फ एक लोकेशन पर नहीं, कई लोकेशंस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. यानी हंगामे वाली ये स्क्रिप्ट कांग्रेस के सेकंड प्लान का हिस्सा है. राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां वहां की बात तो बहुत की, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की. भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया. आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार. थोड़ा घूम घाम के पूछो. क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं. घूम घाम. मैं आपको उदाहरण देता हूं.
आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो, देखो ऐसे बोलो पहले राहुल जी, हाँ, तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a press man. विक्रांत, राहुल जी हवा निकल गई। आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। बीजेपी ने कहा राहुल ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया, माफी नहीं मांगी, कोर्ट ने सजा दी, सदस्यता रद्द हुई। उल्टे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आला कमान से मिले ऑर्डर के बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी, मोदी का पुतला फूका, मोदी की अर्थी तक निकाल डाली। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। और उन्होंने क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। कांग्रेस के एक नेता प्रमोद तिवारी तो एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। उनके परिवार को राहुल के बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। मैं अपनी बात पर कायम हूं। जो मैंने कहा है, दो हिस्से में इसे बांटना पड़ेगा। जब आप कन्विक्शन करेंगे, अपराध सिद्ध करेंगे, तो उस समय हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन जब आप सजा देंगे, सेंटेंस देंगे, तो उस समय उस व्यक्ति का चाल चलन, उसकी पृष्ठभूमि, उसका व्यवसाय और उसकी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखी जानी चाहिए। मैं कायम हूं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि सेंटेंस देते वक्त ना उनका क्रिमिनल इतिहास है, बल्कि देश की आजादी, देश के लिए बलिदान देने वाले पिता और दादी का इतिहास है। खुद सांसद हैं। 50 साल के इतिहास में बड़े से बड़े ऑफेंडर को, बड़े से बड़े अपराधी को 2 साल की सजा नहीं दी गई है, पर राहुल गांधी को दी जा रही है। तो निसंदेह इनके लिए कानून यही लागू होना चाहिए था जो मैं कह रहा हूं। और निसंदेह सजा के मुद्दे पर पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि जरूर 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 देखी जाएगी। प्रमोद तिवारी का इतना कहना था कि कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उन्हें भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। अब राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पहलुओं पर फैक्ट चेक करते हैं। राहुल ने कहा कि उन्होंने विदेश में रहते हुए भारत के लोकतंत्र का कभी अपमान नहीं किया, कभी विदेशी ताकतों से मदद नहीं मांगी। पहले ये बयान सुनिए। मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। राहुल का इतना कहना था कि बीजेपी ने उनका वीडियो ट्विटर पर रिलीज कर दिया। राहुल ने लंदन में क्या कहा, दिल्ली में क्या कहा, पूरा वीडियो वायरल कर दिया। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is the real problem. मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहां भी रविशंकर प्रसाद मोबाइल लेकर पहुंचे। राहुल की लंदन वाली पूरी ऑडियो क्लिप सुनाई और पूछा कि लंदन में जो कहा, दिल्ली में आते ही उससे मुकर क्यों गए। आज उन्होंने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और
यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है, यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। 24 वाली फील्डिंग के तहत कांग्रेस ने राहुल का वो बयान भी घुमाया कि राहुल माफी नहीं मांगते क्योंकि वो गांधी हैं। कैमरे पर यह बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं छिपती। सच्चाई यही है कि राहुल रफाल मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल अपॉलजी मांग चुके हैं। चौकीदार चोर है मामले में फंसने के बाद भी राहुल ने अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी थी। 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को अपॉलजी नहीं किया। ये अपॉलजी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था, ये अपॉलजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए। तो आज भी आप देखिए कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो अपॉलजी नहीं है। कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा। भाई ये कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। आपने अगर कोई कम्युनिटी का खिलाफ बोलता है तो कम्युनिटी का तो लोगों का, अगर आपका कोई आप सोचता है कि आपका प्राइड है, आपका प्रेस्टीज है, आपका अहंकार है, तो हमारे देश का ओबीसी कम्युनिटी का भी तो अहंकार है, उनका भी तो अस्मिता है। तो ये बात सबको देखना पड़ेगा और इसमें कोई राजनीति नहीं है। शनिवार को आधे घंटे तक राहुल ने सिर्फ माहौल बनाया, मोदी के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। उनका कैसेट अडानी पर ही अटका था, मोदी के नाम पर ही लटका था। और कांग्रेस की नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी यही है। कांग्रेस की योजना है कि वो अब इस लड़ाई को बाकायदा एक आंदोलन का रूप देगी, जिसे सदन के भीतर और बाहर बाकायदा सिलसिलेवार ढंग से लड़ा जाएगा। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होंगे। सोमवार से देश भर में एक जन आंदोलन की शुरुआत होगी। जिलों और ब्लॉक लेवल पर यह जन आंदोलन चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। हंगामे की तस्वीर आने लगी है। इरादा क्लियर है। कांग्रेस इस मौके को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए तैयारी कर रही है। उसे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से देश में कांग्रेस को लेकर जो एक माहौल तैयार हुआ है, राहुल की सदस्यता आने के बाद उसे एक नई ताकत मिलेगी और पूरा विपक्ष भी राहुल के साथ आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि भारत ऐसा देश बने जहां लाखों लोग एक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाए। मैं मजबूत विपक्ष चाहता हूं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि मोदी को टारगेट करके कांग्रेस खुद अपना नुकसान करेगी। रिवर्स एवोल्यूशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वाले पोस्टर में मोदी को नीचे गिरा हुआ दिखाकर जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। उनकी आवाज कौन रोक रहा है? ये जो बोले मोदी सरनेम के लोग सारे चोर होते हैं, ये किसी ने आवाज रोकी उनकी? इस देश में लोकतंत्र है इसलिए तो बोल रहे हैं ना वो, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आवाज दबाई जा रही है। कौन बोल रहा है जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप कोर्ट को भी नहीं मानोगे तो लोकतंत्र को नहीं मानने वाली कांग्रेस है। अडानी के बहाने मोदी को धमकी देकर, मोदी के लिए बार बार तानाशाही वाली स्क्रिप्ट फिट करके, डरपोक वाला नैरेटिव बनाकर कांग्रेस का इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर राहुल के फेवर में माहौल तो बना सकता है, लेकिन चुनावी पिच पर चौके छक्के नहीं मार सकता। सच यही है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार की मनगढ़ंत कहानी तो बना सकती है, लेकिन ऐसी कहानी सुनाकर लोगों को बरगला नहीं सकती, चुनाव में मोदी को हरा नहीं सकती। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती? करप्शन की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है, एक धब्बा नहीं है। अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुई भी नहीं है। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है, हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है।
हम जीतेंगे चुनाव आयोग ठीक है, हम हारेंगे चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है, अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। ये उनकी रणनीति है। राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता, तो अब क्या बोलते हैं, मेरे अगले भाषण से मोदी जी डर जाएंगे। संजय बाबू पहले अपनी आंख से डराते थे ना कि हमसे आंख नहीं मिलाएंगे मोदी जी, याद है ना? तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें। ये बात सही है कि सदस्यता जाने के बाद राहुल को विपक्ष के हर नेता का समर्थन मिला है। केजरीवाल से लेकर सारे मोदी विरोधी राहुल के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और सदस्यता जाने के बाद राहुल ने जो बयान दिया उससे तो यही लग रहा है कि अदालत का फैसला आने के तुरंत बाद कांग्रेस इसीलिए राहुल का मुद्दा उच्च न्यायालय में लेकर नहीं गई क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए उन्हें इसी मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। राहुल ने कांग्रेस का सीक्रेट प्लान आज खुद ही बता डाला। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। बहरहाल राहुल कुछ भी कहें, फील्डिंग तो बीजेपी ने भी जबरदस्त सेट की है। इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक लाइन तय कर ली है। बीजेपी के ओबीसी नेता और मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बीजेपी की रणनीति राहुल के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर देशव्यापी अभियान चलाने की है। भाजपा के रणनीतिकार चाहते हैं कि 24 के चुनाव में अलग अलग विरोधी नेताओं से मोर्चा लेने के बदले चुनावी जंग राहुल बनाम मोदी ही हो, और इसीलिए अब बीजेपी के सारे बड़े चेहरों को एक्टिव कर दिया गया है। आज कांग्रेस के लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। राहुल गांधी जी, आपने अपने मुंह पे ताला तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से मोदी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या जिस ढंग से आपने जातिगत अपमान किया, ओबीसी का अपमान किया, आज ताला लगाने की नौटंकी कर रहे हो। सही बात यह है कि कांग्रेस आज देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। अंग्रेजी में कहावत है फाइनल नेल इन कॉफिन, यानी ताबूत में अंतिम कील। 24 के मद्देनजर राहुल के केस में बीजेपी अब वही करने जा रही है, जबकि दूसरी ओर राहुल ओबीसी वाले मुद्दे पर अभी भी बैकफुट पर ही नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और जब सामने से आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछा जाता है तो राहुल के चेहरे पर झल्लाहट साफ देखी जा सकती है। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। अमृतपाल की तलाश 8 राज्यों की पुलिस कर रही है। अमृतपाल अलग अलग लोकेशन पर सीसीटीवी में कैद हो रहा है, लेकिन फौरन ही वहां से फरार भी हो जा रहा है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के सबसे करीबी गनमैन तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को गिरफ्तार किया है। गोरखा बाबा के पास से पुलिस को कई चौंकाने वाले सामान भी मिले हैं। अमृतपाल अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था। खालिस्तान का नक्शा मिला है, खालिस्तानी करेंसी का ब्लूप्रिंट मिला है, खालिस्तान में कितने स्टेट होंगे उसका भी ब्लूप्रिंट पंजाब पुलिस को मिला है।
पुलिस को अमृतपाल के करीबी गोरखा बाबा के मोबाइल से कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जहां युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था, युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अमृतपाल का क्या था प्लान, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। अमृतपाल के खिलाफ सबूत, वीडियो में AKF की करतूत, शूटिंग रेंज में खालिस्तानी, ISI की कारस्तानी, भगोड़ा अमृतपाल के मंसूबे कितने खतरनाक थे, उसकी साजिश कितनी भयानक थी, उसकी तस्दीक ये वीडियोस कर रहे हैं। यह वीडियो अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा के पास का है, जहां अमृतपाल ने AKF के लड़ाकों के लिए शूटिंग रेंज बनाई थी। AKF यानी आनंदपुर खालसा फौज। फायरिंग करते हुए तस्वीरों में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो अमृतपाल का सबसे करीबी गनमैन तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोरखा बाबा से पूछताछ में उसके मोबाइल फोन से कई वीडियो मिले हैं, कई दस्तावेज मिले हैं। अमृतपाल सिंह खुद की प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था, जिसका नाम था AKF यानी आनंदपुर खालसा फौज। अमृतपाल के ही गांव जल्लू खेड़ा में फायरिंग रेंज थी, जहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हथियारों को असेंबल करने के बारे में भी बताया जाता था। वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग्स होने लगी, इनको वेपन पकड़ना कैसे है, चलाना कैसे है, हैंडलिंग, असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग एंड रूटीन एंड रेगुलर फायर प्रैक्टिसेस एट अ मेकशिफ्ट फायरिंग रेंज नियर जल्लूपुर खेड़ा केनाल, वो भी इनको प्रोवाइड कराई जा रही थी। इसके अलावा जो है हमें ये मिला है कि कुछ एक बुलेट प्रूफ वेस्ट जिनके ऊपर AKF इम्प्रिंटेड था वो हमें मिला है। हमें हॉलोग्राम्स मिले हैं AKF के। सो ये एक काफी ऐसी वीडियोस भी मिली हैं जिसमें इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग हमें मिला है। वेपन्स कैसे ये लोग चला रहे हैं वो भी हमें उसमें काफी कुछ मिला है जी। जल्लू खेड़ा गांव के पास ही ये जो नहर है, यहीं अमृतपाल ने शूटिंग रेंज बनाई थी। गोरखा बाबा फायरिंग करते हुए जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो इसी फायरिंग रेंज का है। तब नहर में पानी नहीं था। इंडिया टीवी उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर कल पुलिस ने खुलासा किया था कि वो अपने साथियों को एक फायरिंग रेंज में बकायदा राइफल चलाने की ट्रेनिंग दिया करता था। ये जगह जुल्लूपुर खेड़ा गांव के पास में ही है और जब ये वीडियो बना था उस वक्त इस नहर में पानी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर पानी आ चुका है। और ठीक मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की जगह जो थी वो बनाई गई थी, जहां पर AKF के करिंदे यानी कि जो अनंतपुर खालसा फौज थी उसके लोग ट्रेनिंग लिया करते थे। और यहाँ पर जो पूरी जगह है, इसे पूरी सुनसान जगह है, ये आप देख सकते हैं कि पूरी सुनसान जगह है। और ये जल्लूपुर खेड़ा जो कि उसका पैतृक गांव है उससे कुछ ही दूरी पर है। ये जल्लूपुर खेड़ा गांव की ही नहर है। सबसे ज्यादा जो उसमें एक आदमी पकड़ा है कल खन्ना के अंदर, तजिंदर सिंह, जिसे गोरख बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस ट्रेनिंग के अंदर। और ठीक यहीं पर वो यहाँ पर अपने साथियों को ट्रेनिंग दिया करते थे और उनके जो मंसूबे थे वो कितने खतरनाक थे। अमृतपाल के इरादे बहुत ही खतरनाक थे, ये इस जगह से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। गोरखा बाबा के मोबाइल फोन से जो सबूत मिले हैं उसने अमृतपाल के मंसूबों को तार-तार कर दिया है। खालिस्तान का नक्शा मिला है, खालिस्तान का झंडा मिला है, खालिस्तान में कौन कौन से स्टेट होंगे उसकी तैयारी की थी, खालिस्तानी करेंसी का भी ब्लूप्रिंट मिला है। AKF यानी आनंदपुर खालसा फौज बनाई थी। काफी एक इंक्रिमिनेटिंग और काफी सेंसिटिव मटेरियल्स हमें जो है इससे मिले हैं। उसके अंदर जो एक प्रपोज्ड खालिस्तान स्टेट उसका एक नक्शा है। इसके अलावा उस प्रपोज्ड खालिस्तान स्टेट में जो अलग अलग प्रोविंसेस ये लोग इमेजिन कर रहे थे उनके स्टेट एम्बलम्स हैं। एक $10 खालिस्तानी बिल उसका एक ब्लूप्रिंट है। इसके अलावा जो अनंतपुर खालसा फौज
जो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, इसके अलावा एक और कोर ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ था अमृतपाल टाइगर फोर्स, उसके हमें डिटेल्स मिले, उसके ग्रुप मेंबर्स के हमें डिटेल्स मिले। दुबई से हिंदुस्तान लौटे अमृतपाल को अभी 6 ही महीने हुए थे। उसकी तैयारियों से ये साफ पता चल रहा है कि काफी लंबे अरसे से ये प्लानिंग चल रही थी। अमृतपाल का दुबई से हिंदुस्तान लौटना आईएसआई और खालिस्तानी कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसको जांच में मिले इन सबूतों से समझा जा सकता है। अमृतपाल ने खालिस्तान का नक्शा तैयार कर लिया था। खालिस्तान का झंडा का मॉडल तैयार कर लिया गया था। झंडे पर खंडा का चिन्ह बना हुआ है। खालिस्तान का करेंसी बनाकर तैयार कर लिया गया था, जो $10 के नीचे की है। खालिस्तान में कौन कौन से राज्य होंगे, सबकी डिटेलिंग की गई थी। सिख रियासत कपूरथला, सिख रियासत पटियाला, सिख रियासत फरीदकोट, सिख रियासत जींद का झंडा गोरखा बाबा के मोबाइल फोन से बरामद हुई है। ये हैगा जी स्टेट एम्बलम जी, एम्बलम ऑफ प्रोविंसेस ऑफ खालिस्तान ते ਇਹਦੇ ਚ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਜੀਂਦ ਦਾ ਝੰਡਾ, करेंसी बिल ऑफ $10 खालिस्तान, ये भी ਇਹਦੀ फोटो सानू बरामद हुई ਇਹਦੇ मोबाइल च। खालिस्तान बनाने के लिए अमृतपाल सिंह की हथियारबंद संघर्ष शुरू करने की तैयारी थी। जांच में पुलिस को 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप अमृतपाल ने बनाए थे। एक ग्रुप एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फौज और दूसरा ग्रुप एटीएफ यानी अमृतपाल टाइगर फोर्स। एकेएफ ग्रुप में नए लड़कों को जोड़ा जाता था, जिनकी उम्र 18 से 25 साल की होती थी। उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उकसाया जाता था। एटीएफ यानी अमृतपाल टाइगर फोर्स वाले ग्रुप में केवल अमृतपाल के करीबी मेंबर ही होते थे। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ AKF 56 AKF 47 ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ AKF ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ AKF ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈगर फोर्स है वो इन्हां दे जिहड़े मेन मेंबर है इस टीम दे ओदे मेंबर सीगे। अमृतपाल और उसके गुर्गे कैसे काम करते थे, कैसे लोगों को जोड़ते थे, कैसे लोगों को हथियार चलाना सिखाते थे, उसका एक ऑडियो सुनिए। एक ना रिप्लाई दिओ, सारे जने दिया करो हरेक गल दा। आ जिहड़ा ग्रुप बनाया ना ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ AKF, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ AKF 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਡ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ करिए। सुना कैसे आनंदपुर खालसा फौज ग्रुप में जुड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल होती थी। गोरखा बाबा भी अमृतपाल से सोशल मीडिया के जरिए मोटिवेट हुआ था। 5 महीने पहले वो अमृतपाल से मिलने उसके गांव जल्लू खेड़ा चला गया, फिर अमृतपाल का सबसे खास गनर बन गया। कुछ एक इंक्रिमिनेटिंग ऑडियोज हमें भी उसमें मिली हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि कैसे ये लोग जो यंगस्टर्स हैं उनको मिसगाइड कर रहे थे, उनको जो है एक इंडॉक्ट्रिनेट करके इस अनंतपुर खालसा फौज का हिस्सा बनाना चाह रहे थे। इंटरेस्टिंगली ये तेजिंदर पाल सिंह गोरखा इज अ प्रीवियस ड्रग एडिक्ट एंड ऑलरेडी हैज अ क्रिमिनल हिस्ट्री अगेंस्ट हिम। इसके खिलाफ पहले भी 2 पर्चे हैं। तो ये अब से 5 महीना पहले इसने अमृतपाल सिंह को सोशल मीडिया पे देखा और ये वहां पर उधर जल्लूपुर खेड़ा चला गया। वहां जाकर जो है इसको इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया। अमृतपाल की प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फौज के पास हथियार थे, कारतूस थे, हथियार को चलाने वाले लोग थे।
एकेएफ की बुलेट प्रूफ जैकेट भी थी। एकेएफ से जो भी शख्स जुड़ा था उसे स्पेशल नंबर भी अलॉट किया गया था। जैसे इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये दोनों एकेएफ के सक्रिय मेंबर हैं। इनको नंबर अलॉट है AKF 56, AKF 47। ऐसे ही हर शख्स का अपना नंबर होता था। जांच में पुलिस को ये सब जानकारियां मिली हैं। गुरभेज सिंह उर्फ भेजा ने 2 महीने पहले AKF के लिए 10 बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था की थी। सभी जैकेट्स पर AKF लिखा हुआ था। गुरभेज सिंह ही AKF में भर्ती युवाओं को ट्रेनिंग देता था। गुरभेज सिंह रिटायर्ड फौजी है। हरसिमरत सिंह हुंडल उर्फ टाइगर ये अमृतपाल सिंह की सिक्योरिटी देखता था। साथ ही किसको कौन सा हथियार देना है, सब अरेंजमेंट टाइगर ही करता था। ये गुरभेज सिंह पेजा ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द 10 बुलेट प्रूफ जैकेट्स 2 महीने पहले, जो आप वीडियोस में भी देखेंगे AKF जिन पे इम्प्रिंटेड है। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता था जो न्यू यंगस्टर्स हैं या जो न्यू वुड बी रिक्रूट्स हैं, उनको वेपन ट्रेनिंग देने के लिए, हैंडलिंग, असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग, उस सब के लिए ये गुरभेज सिंह पेजा वॉज रिस्पॉन्सिबल। हरमीत सिंह हुंडल एलियास लाभ सिंह एलियास टाइगर अमृतपाल की ओवरऑल सिक्योरिटी सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। और वो सारे जो वेपन्स किसको कौन सा असाइन करना है, कैसे असाइन करना है, उस सब के लिए जो है ये लाभ सिंह एलियास टाइगर वॉज रिस्पॉन्सिबल। वेपन्स में भी आप एक चीज देखेंगे कि कई वेपन्स के ऊपर एक टेलीस्कोपिक जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सो दैट अगेन इज it just points out to the sinister designs that these people might be having. So other than these, हमें एक और चीज जो मिली है वो एक ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो है ऑफ अ पाकिस्तानी नेशनल that is being verified and it is a subject of investigation. पुलिस ने जब अमृतपाल के घर और उसके करीबियों के यहाँ रेड मारी, तब पुलिस को AKF की जैकेट्स और हथियार मिले थे। अमृतपाल ने प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फौज यानी AKF के अलावा एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी CPT भी बनाई थी। CPT का काम संगठन के दूसरे नामी लोगों को प्रोटेक्शन देना था। गोरखा बाबा क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा था। गोरखा बाबा को वारिस पंजाब देव प्रमुख अमृतपाल सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो साये की तरह अमृतपाल सिंह के साथ रहता था। But on subsequent verification, then and analysis of his phones and by the information which was revealed by him, we got to know कि ये अमृतपाल सिंह के closed protection group का एक member है and he had been entrusted with the ensuring the security of अमृतपाल सिंह। इसके साथ साथ इन्होंने एक फोर्स या एक ग्रुप ये तैयार कर रहे थे बाय द नेम ऑफ AKF आनंदपुर खालसा फौज। तो उसमें भी जो कोर टीम मेंबर है वो भी ये तेजिंदर पाल सिंह गोरखा था। लैंड फॉर जॉब केस में आज तेजस्वी यादव और मीसा भारती से पूछताछ हुई। तेजस्वी से CBI ने सवाल जवाब किए। मीसा भारती का ED से सामना भी हुआ। दोनों भाई बहन सुबह करीब 11 बजे पहुंचे थे। 3 बार समन के बाद आज तेजस्वी यादव CBI के सामने पेश हुए। मीसा भारती भी सुबह 11 बजे ED ऑफिस पहुंची थी। करीब 7 घंटे बाद थोड़ी देर पहले दोनों भाई बहन जांच एजेंसियों के ऑफिस से निकले हैं। उधर राबड़ी देवी भी दिल्ली में है। लालू यादव और राबड़ी देवी से CBI पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती से आज पूछताछ हुई। राबड़ी देवी ने कहा उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट जो भी फैसला करेगा, आदेश देगा, मंजूर करेंगे।